अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। कन्फ्यूजन एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी कन्फ्यूजन है हर तरफ ही, चाहे वो रेड बॉल की टीम सिलेक्शन को लेकर हो या फिर नया टेस्ट कैप्टन अपॉइंट करने की कन्फ्यूजन हो या फिर आगे चल के वनडे स्क्वाड को सिलेक्ट करने की कन्फ्यूजन हो। आज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो रेड बॉल कैंप हुआ उसका तज्जिया कर सकें और फिर फिगर आउट कर सकें जो 17 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस करना है दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा इंग्लैंड के लिए, जहां पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने 2 और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसके लिए ये 17 रुकनी स्क्वाड कैसा होना चाहिए, किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, कप्तान कौन होना चाहिए। लेट्स नॉट फॉरगेट जो करंट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने अब 4 सीरीज़ खेलनी है और आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए एज़ फार एज अपॉइंटिंग ए टेस्ट कैप्टन इज़ कंसर्न। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बट जेंटलमैन, इससे पहले कि हम आपकी तरफ आएँ, हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें अपने देखने वालों को। 22 लोगों को मदऊ किया गया था रेड बॉल कैंप के लिए और कैंप का आगाज़ होते ही कुछ फ़िटनेस मसाइल सामने आना शुरू हो गए और वो आने भी थे बिकॉज गुज़िश्ता 2.5-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी में शामिल ही नहीं था कि फ़िटनेस टेस्ट लिए जा सकें। और जब आप इतने अरसे बाद फ़िटनेस टेस्ट लेना शुरू करते हैं तो काफ़ी कुछ सामने आना शुरू हो जाता है। रज़वान और सऊद शकील को लेकर ख़बरें आती रहीं कि वो फ़िटनेस मसाइल की वजह से कैंप छोड़ के चले गए हैं, फिर वो वापस आए, ये ख़बरें भी आती रहीं। फिर साथ साथ कप्तान को लेकर बहुत सारे इशूज़ चलते रहे। बट राशिद लतीफ़ साहब, बिफोर वी स्टार्ट शोइंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्रिएट की गई है क्योंकि जो आप पिछली सीरीज़ हारे बांग्लादेश के बाद, क्या उसके बाद शान मसूद को फ़ौरन हटा देना चाहिए था या फिर आप ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल कंप्लीट कर लेते और फिर आप सोच लेते, फिगर आउट कर लेते कि आपने नया कप्तान बनाना है? देखें, अभी पाकिस्तान क्रिकेट में इतना चाम नहीं रहा है कि हम लोग इतना फॉलो करें कि ये क्या करने जा रहे हैं, कप्तानी चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है। इनको फिर हाँ, पहले होता था ना यार, कौन से प्लेयर कौन सा आएगा आपके जहन में होता है कि न्यू प्लेयर अभी अंडर 19 से खेल के आया है, ये पाकिस्तान टीम में आएगा या कोई फास्ट बॉलर अच्छा आ रहा है उसको हम देखेंगे। अब तो वो मिजाज ही नहीं रहा ना। अब हम देखते हैं कि यार अगर लास्ट 4 ईयर से देखेंगे कप्तान चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें उलझा देते हैं। टीम के बारे में कोई बात होती नहीं है कि टीम कैसे सही होनी है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब दोबारा फिर कप्तानी के उसमें उलझा दिया है, इतने फॉलो किया नहीं क्योंकि जो करना है इनको ऑप्शन है ही नहीं ना। ऑप्शन हो तो बंदा बोले कि यार नहीं शान नहीं तो ये नहीं तो इसको हम कर सकते हैं। तो कप्तानी के ऊपर जैसे हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं कि डेटा के ऊपर टीम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो 85% मशीन करेगी और 15% सेलेक्टर करेंगे। तो 85% पे तो जो कप्तान है उसमें तो कोई भी नहीं आता। हाँ, T20 की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं शाहीन आ जाता है, अदरवाइज कोई भी कैप्टन बनने के उसमें है नहीं अगर मशीन को देंगे आप। तो शायद इसीलिए इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है कि आपकी सिलेक्शन मशीन में चली गई है, डाटा पे चली गई है 85% एंड 15%, लेकिन कप्तानी भी दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से इनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऑफर करेंगे तो शान उसको बाबर को जिस तरह 24 के वर्ल्ड कप में दोबारा लेके आए थे, डिजास्टर हुआ था, फिर उन्होंने रिजाइन किया था, दोबारा अगर लेके आएंगे तो एक और डिजास्टर सामने रखा हुआ है। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा बिकॉज अभी साइकिल चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। आप परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे कि डेटाबेस सिलेक्शन हो रही है, हम ज़रा कंपैरिजन भी करेंगे कि किन 22 प्लेयर्स को रेड बॉल कैंप के लिए बुलाया गया था और उन 22 प्लेयर्स में क्या फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के पिछले 2 सीज़न के टॉप परफॉर्मर्स मौजूद थे, अगर मौजूद थे तो कितने परफॉर्मर्स मौजूद थे। ये बहुत अहम डिस्कशन है बिकॉज एक तरफ आप कहते हैं कि डेटाबेस सिलेक्शन होगी और दूसरी तरफ जिनका डेटा नज़र आता है उनकी आप सिलेक्शन करते नहीं, तो यहाँ पर कॉलर फेल में तजाद है। बट वील टॉक अबाउट दैट। सिकू भाई, योर ओपिनियन एज फार एज द न्यू टेस्ट कैप्टन इज कंसर्न, क्या ये साइकिल कंप्लीट नहीं होने देना चाहिए था? बिकॉज अब 4 सीरीज हैं, कंप्लीट होने देते फिर सोच लेते कि नया टेस्ट कैप्टन किसको बनाना है। कैप्टन तो वही है ना, अभी बदल गया। अभी तक मौमा बना हुई है ये पूरी सिचुएशन। चलिए मैं एक और आपको बात बता देता हूँ। पहले एक तो मैंने बताई थी, वो कंफर्म हो गई कि माइक हैसन ने बोला कि कोई खेलने नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, सब लीग खेलें, वो कंफर्म हो गई एटलीस्ट T20 प्लेयर्स के लिए। एक और मैं बात आपको बता दूँ, मीटिंग में सब बड़े भी बैठे थे, किसी का नाम नहीं ले रहा, बड़े बैठे हुए थे। मैंने कहा सर वाइस कैप्टन रखें,
उसने कहा नहीं, कोई भी वाइस कैप्टन नहीं होगा। ये वाइट बॉल की बात हो रही है, रेड बॉल की बात हो रही है? दोनों की। मैंने कहा हर आप टीम में एक वाइस कैप्टन रखें जिसको आप तैयार करते हैं, तैयार करें, और आप उसको बीच में मैचेस भी करने दें ताकि आपको पता तो चले पोटेंशियल क्या है। नहीं, माइक हैसन कहने लगे हमने एक कमेटी बना दी। मैंने कहा सर कमेटी क्या होती है? कमेटी 3-4 लोग क्या ग्राउंड के अंदर वो कमेटी बैठ के फैसले करेगी? मैं वाइस कैप्टन का मतलब ये होता है कि वो आप उसको रखें, अगर लंबा टूर है, छोटा टूर है, कि एक आधा हल्का मैच आप उसको कप्तानी करने दें कुछ अरसे के लिए, ऐसे ही तैयार होते हैं इसी तरह तैयार होते हैं, उसमें उसका पोटेंशियल पता है। उसने कहा नहीं होगा। बड़ों ने कहा भाई वो जो जैसे कह रहा है उसको करने दो। अब बताएं, अब मतलब हम कप्तान को कैसे ग्रूमिंग करेंगे? हमने कभी देखा कि कोई वाइस कैप्टन जो था, मुझे नहीं पता पिछले जब मैचेस में कोई वाइस कैप्टन था, राशिद आपको याद है? शान के होते हुए कोई और वाइस नहीं, सऊद शकील पहले था, फिर उसके बाद उसको भी मेंशन करना बंद कर दिया। अच्छा, मेंशन तो भाई कम से कम उसको एक दिन देते ना कि जाओ तुम जाके कप्तानी करो, ताकि आइडिया तो होता कि उस शख्स में पोटेंशियल है कि नहीं है। मैं उस दिन जिस दिन उन्होंने बाबर को कप्तानी दी थी, मैंने उसी वक्त टीवी पे मेरा बीपर चला, मैंने कहा मुझे ये गलत साबित, और वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ था। मैंने कहा ये है ही नहीं मटीरियल कप्तानी का, और मुझे ये गलत साबित कर दें, मुझे बड़ी खुशी हुई उन्होंने नहीं। ठीक है, बट अभी शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए एज अ टेस्ट कैप्टन। देखो अभी इस लिहाज से करना चाहिए, एक तो कोई तैयार नहीं, और दूसरी ये कि इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं वो शान को ज्यादा पता है, सूट करती हैं। हाँ, नहीं उसको ज्यादा इसलिए पता है कि वो काउंटी क्रिकेट रेगुलर बेस पे खेलता है, वो एक उसको एडवांटेज है। अहमद, क्योंकि ये इशू एक मौमा बना हुआ है इस वक्त कि आपका अगला कैप्टन कौन होगा, टेस्ट कैप्टन, तो क्या शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि साइकिल कंप्लीट हो जाए फिर आप नया कैप्टन अपॉइंट कर सकते हैं, और इन जो बकिया मैचेस रह गए इस साइकिल में, इसमें आप कोई वाइस कैप्टन अपॉइंट करके उसको ग्रूम करके फिर आगे कैप्टनसी दे सकते हैं? दैट्स द राइट वे फॉरवर्ड। ऐसे ही होना चाहिए अहमद प्रोफेशनल क्रिकेट में। नहीं दानिश भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये वाइस कैप्टन अगर आपने बनाना था तो ये टाइम गुजर गया हुआ है। ये तो आई होप इन्होंने बनाया हो ना। ये तो हम बातें सुन रहे हैं ना, बाबर को ऑफर हो गई, सलमान को ऑफर हो गई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है किसी चीज की? सब नहीं आई ना। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड के जो लोग जिन्होंने सारा कुछ डेटाबेस कर दिया है, जिनकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी 15% जरूरत रह गई है, तो क्या ये चीज भी इन्होंने जरूरी नहीं समझी कि कप्तान के ऑलरेडी स्टैट गंदे हैं तो हम साथ साथ बनाना कोई स्टार्ट कर दे? आई होप उन्होंने बनाया हो, आई होप वो बनाएंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंसेस जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं है। जिस तसलसल के साथ शान मसूद टेस्ट टीम को नीचे लेके गए हैं, उस तसलसल के साथ कोई कप्तान कभी भी नहीं लेके गया, और कभी कोई सोच और तसव्वुर भी नहीं रख सकता है कि इस परफॉर्मेंसेस के साथ उसको दोबारा से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जो है दोबारा हारने के लिए भेजा जाए और उसके बाद जो है आसान सीरीजों के लिए कप्तान बनाया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही जॉब होती है सिलेक्शन कमेटी की, यही जॉब होती है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हमेशा से कप्तान अपॉइंट करते हैं। इस दफा अगर उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को बोल दिया या उनके साथ मशावरत के साथ है, तो वो उन्होंने कोई ना कोई चीज की होगी। अगर नई चीज की कोई भी, तो हमेशा की तरह वो दोबारा से पीछे हैं। यू नो, 2 wrongs doesn't make 1 right. It's as simple as it gets. I don't buy that thing कि जी आपने कप्तान नहीं बनाया हुआ तो जी वेस्ट इंडीज भी भेज दें तो ये सही चॉइस होएगी, या इंग्लैंड भी भेज दें तो ये सही चॉइस होएगी। ये कहीं पे भी नहीं होता है। मैं हमेशा से इस चीज का कायल हूं कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। यहाँ पे हैवी सैलरीज मिलती हैं तमाम लोगों को अपनी अपनी जॉब करने के लिए, बीइंग इट कैप्टन, बीइंग इट प्लेयर्स, बीइंग इट ऑफिशियल्स, बीइंग इट सिलेक्टर, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, तमाम लोगों को जितनी भी डिप्लोमेसी है जो क्रिकेट बोर्ड पे काम करती है, उनका काम ही यही है कि अहेड ऑफ टाइम बाकियों से सोचना। जब हम आपको अहेड ऑफ टाइम पिछले 2 साल से तमाम चीजें बता रहे हैं, तो आप किस चीज की सैलरी ले रहे हैं अगर आपने ये तमाम चीजों के जो है हल निकाल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं देने? सो आई वॉक अराउंड, आई टॉक टू पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो यकीन जानिए कि क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। देयर वाज अ टाइम वी टॉकिंग अबाउट कि यार टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, टेस्ट क्रिकेट को ऊपर। आपकी तो T20 क्रिकेट को भी कोई देखता नहीं है मां सिवाय PSL के, राइट? PSL के साथ आपके लोग जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं जो भी स्टैंडर्ड है, क्रिकेट खून में बसती है पाकिस्तानियों को। लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेके जाना तो छोड़िए, आपको तो ये भी नहीं पता शायद कि आपका कप्तान कौन है। सो मुझे नहीं पता है, आई डोंट थिंक के सिलेक्टर्स इतनी बड़ी गलती करेंगे कि इतने बड़े लॉसेस के बाद शान मसूद को दोबारा लेके जाएंगे। इट विल बी अ डिजास्टर। बट राशिद भाई, क्या इसी वजह से डिविजन्स क्रिएट नहीं होती? क्योंकि आपने एक अनसर्टनिटी के बादल मंडला रहे ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पर कि XYZ को कैप्टन बना दो, नहीं उसको कैप्टन बना दो, उसको कैप्टन बना दो, फिर इसी तरह ग्रुपिंग्स हो जाती हैं, इसी तरह फिर
टीम्स ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। माजी में तो हमने यही होता हुआ देखा है, तो क्लैरिटी दे देते जी अभी फिलहाल हमारे शान मसूदी कप्तान है या XYZ ये हमारे कप्तान होंगे और वो ये लेके चलेंगे। ये क्लैरिटी देने में क्या मसला है इस वक्त राशिद भाई? सर बात पानी ना सर से ऊपर हो चुका है। आप जिस मर्जी को भी कप्तान ले आए, जावेद मियां को भी ले आए, तो वो संभाल नहीं सकते इस टीम को। टीम कल्चर बचा ही नहीं कहीं पे भी ना, एनवायरनमेंट होता है क्रिकेट का। और अब बिजनेस की तरफ जा चुकी है क्रिकेट हमारी, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। कप्तान खेले ना खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले ना खेले, कोई भी इंटरनेशनल ना खेले, आपने अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है T20 ने। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि साहबजादा फरहान को 2 लीग की परमिशन मिली है, एक BPL की और एक दूसरी लीग की परमिशन मिल गई। वो पाकिस्तान से खेले ना खेले डजंट मैटर यार। अब कप्तान के पीछे हम लोग पड़े, मैटर है ही नहीं कप्तानी पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बचाओ तहरीक चलनी चाहिए अब तो। वो मैटर निकल गया कि कप्तान, वाइस कप्तान, सिलेक्शन कमेटी, ये तो फेल हो गए। फेलियर पे फेलियर इम्पोज किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। तो मैं कप्तानी के ऊपर रुकूंगा नहीं। अभी सिस्टम पूरा ओवरऑल करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्लेयर आपके पास जो अच्छे हैं, जो करंट प्लेयर होते हैं, जिनके पर फर्क होती थोड़ी, आप उनको टाइमली सिलेक्ट नहीं करते। कामरान गुलाम की मिसाल बहुत आइडियल है। तो लेके आए, डेब्यू में 100 किया, अब क्या चाहिए था उससे? अजहरुद्दीन की तरह लगातार 3 सेंचुरियां करता तो वो 10 साल खेलता। फिर उसने वनडे में भी सेंचुरी कर दी, 185 बड़े जोरदार उसने साउथ अफ्रीका में किया। क्या सिस्टम ये, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स खा गई हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को। कप्तानी रहने तो यार, कप्तानी पहले हम अपने घर ठीक करेंगे, अपना ड्रेसिंग रूम। अब ड्रेसिंग रूम से 3 टीमें निकल रही है ना, 3 कप्तान फिर निकल रहे हैं ड्रेसिंग रूम से, उसको सही करना है। कौन सही करेगा? जैसे अभी अहमद ने कहा, जो सैलरी ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिनकी जॉब है, हम तो शो करते हैं, हम तो एनालाइज कर रहे हैं ना चीजों को, कैसे खराब हो रही है। आज से नहीं, 15 सालों से कर रहे हैं। तो कप्तानी इशू ठीक है, बड़ी अच्छी बात की अहमद ने कि शान, मेरे लिए शान हो ना हो, हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं कोई भी। ऑप्शन नहीं, हमने बनाया ही नहीं कोई ना ऑप्शन। और शान जब ड्रॉप होना था सेंचुरी से पहले, जब हमने ड्रॉप ही नहीं किया, उस वक्त 3 नंबर खेलते थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने सेंचुरी कर दी थी, उसके बाद वो ओपन आने लगे। तो ये सब एक सेट पैटर्न होता है कि कब किसको कहाँ पे खिलाना है। तो मैं खुद कंफ्यूज इतना हो रहा हूँ कि यार कप्तानी का इशू कहाँ से आ गया? ये कप्तानी का इशू आया कहाँ से? तो उनके अपने जितने हजरात हैं, इर्द गिर्द जितने हमारे साथी हजरात हैं, उनके जरिए हम तक बात पहुंचाई जाती है, फिर हम उसके ऊपर शो करते हैं। तो हमारी गलतियां हैं नहीं। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है। पहले सोशल मीडिया में खबरें चलना शुरू होती हैं और एक कैंपेन चलाई जाती है। जब से हम बांग्लादेश से हार के वापस आए, जब से ये कैंपेन चल रही, फिक्र नहीं करें, हम सिर्फ कप्तानी तक महदूद नहीं रहेंगे, हम पूरी टीम सिलेक्शन पर भी बात करने वाले हैं। वो टीम सिलेक्शन जो कि रेड बॉल कैंप के दौरान ही हो जानी थी, अनाउंसमेंट हो जानी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक डेट भी सामने नहीं आई है कि फाइनली कब 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होगा। 17 रुकनी इसलिए बिकॉज पहले हमने वेस्ट इंडीज जाना है, फिर हमने इंग्लैंड जाना है। ये जो कैंप हुआ था, इसमें किन प्लेयर्स को बुलाया गया था? हम बहुत डेटा की बात कर रहे हैं कि डेटाबेस सिलेक्शन होगी, लेकिन क्या डेटा की बेसिस पर इस कैंप में लड़कों को कॉल किया गया था? वो कौन से नाम थे जो इस कैंप में शामिल थे? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तवील रेड बॉल कैंप ऑर्गेनाइज कराया था तैयारी करने के लिए दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए। और काफ़ी खबरें आती रही कि बहुत गर्मी है और इस गर्मी में प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर प्रोफेशनल्स आफ्टर ऑल, उनका काम है ये, एंड देर यूज्ड टू डीलिंग विद हार्श वेदर्स एज वेल। लेकिन वो जो 22 लड़के मदऊ किए गए थे रेड बॉल कैंप के लिए, उसमें कितने टॉप परफॉर्मर्स मौजूद थे? वो टॉप परफॉर्मर्स जो सिर्फ पिछले सीज़न में नहीं बल्कि पिछले 2 सीजन में परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। कुछ स्टैट्स हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप विकेट टेकर्स लास्ट 2 ईयर्स इन डोमेस्टिक, जिन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी यानी कि 4-डे क्रिकेट में टॉप परफॉर्मेंसेस दी। लिस्ट आपके सामने मौजूद है। मोहम्मद अब्बास आपको पहले नंबर पर नजर आएंगे, 116 विकेटें ली थी इन्होंने 21 मैचेस में। मुश्ताक अहमद कलोड़ो 24 मैचेस में 104 विकेटें ली थी इन्होंने। नियाज खान 28 मैचेस में 102 विकेटें। खालिद उस्मान 30 मैचेस 101 विकेटें। अली उस्मान 23 मैचेस 100 विकेटें। मोहम्मद इस्माइल 26 मैचेस 99 विकेटें। साजिद खान 19 मैचेस 97 विकेटें। नजीबुल्लाह 20 मैचेस 87 विकेटें। शहजाद गुल 17 मैचेस 86 विकेटें और काशिफ भट्टी 18 मैचेस 85 विकेटें। अब इसके बाद हम
ज़रा जो रेड बॉल कैंप में बॉलर्स मौजूद थे उनकी फहरिस्त आपको दिखा देते हैं, फिर हम अपने एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक, वेदा इफ़ यू कैन प्ले इट फॉर मी। मोहम्मद अब्बास इस फहरिस्त का हिस्सा है, अली उस्मान इस फहरिस्त का हिस्सा है, साजिद खान इस फहरिस्त का हिस्सा है, शहजाद गुल इस फहरिस्त का हिस्सा है, मोहम्मद अली, अम्माद भट्ट और उबैद शाह। क्यों इसमें 6 से 7 बॉलर्स मिसिंग हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया था? चलें आप टीम में सेलेक्ट नहीं करते, चलें आप ये कह सकते हैं कि वो इनएक्सपीरियंस हैं, लेकिन कम से कम रेड बॉल कैंप में तो बुलाया जा सकता था। क्या ये वैलिड सवाल है राशिद लतीफ़ साहब? बिकॉज हम अगर आगे देखने की बात करते हैं और प्लेयर्स को डेवलप करने की बात करते हैं और आप डेटाबेस सिलेक्शन की बात करते हैं, तो आपके सामने फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स मौजूद हैं, इसमें से रेड बॉल कैंप में क्यों नहीं थे लड़के? जी होना चाहिए था, बल्कि 3 और प्लेयर्स नहीं थे जो कि दोबारा लिए थे उसमें, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक थे, कामरान थे और अफजाल अगर थे। ये 3 प्लेयर अलग से बुलाए गए थे, थोड़ा प्रेशर पड़ा था। और न्याज को भी होना चाहिए था, अच्छी विकेट्स लिए हैं, मुश्ताक करोड़ों की भी विकेट्स हैं इसमें, बुला सकते थे उसके। और एक आध और प्लेयर होंगे जिसकी जरूरत मेरे ख्याल से उनको होना चाहिए था। जो अमार जो है उनके तकरीबन 2000 रन थे, उनको भी आते हैं। देखिए हाँ, अच्छा बॉलिंग पे तो इनको देखना चाहिए था, पहले आके देख लेंगे। क्या एक स्ट्राइक्स अलग कहते हैं, जो कोई नेकेड आई होती है, सामने से आप खेलते हुए देखते हैं, उसमें सही आइडिया होता है, तो बुला लेना चाहिए था, उनको देख लेते। और अच्छा होता है कि आपको अगर फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, तो ये राइट टाइम पर। बहुत बड़ा गैप मिला था पाकिस्तान को, लंबा कैंप है ये, काफी अरसे के सालों के बाद एक बिग कैंप, मतलब के एक टाइम जिसमें टाइम स्पेंड किया है, तो इसमें सबको चेक कर लेते। तो अभी भी इन्होंने जो प्लेयर्स लिए हुए हैं वो काफी एक्सपीरियंस है, बस फिटनेस पे ज्यादा जोर है। और मैं दोबारा ही सवाल उठता हूँ, जितने फास्ट बॉलर रखे हैं आपने, उसका दूसरा तीसरा स्पेल अभी भी हमें मतलब कि ऐसा लगता है कि पेस कम हुई है और आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट हमारी खसारे में जा रही है। ये तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई ना सिकंदर भक्त के, जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जो विकेटें ले रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, और ये वन ऑफ सीज़न की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको 2 सीजन्स के स्टैट्स मिलाकर आपके साथ स्टैट शेयर कर रहे हैं कि वो कंसिस्टेंटली विकेटें लेते आए हैं, लेकिन वो टीम में जगह बनाना दूर की बात, कैंप में जगह नहीं बना पाते हैं। उनकी जगह वो प्लेयर्स कैंप में आ जाते हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं। इसलिए को 15% के कोच वो है ना, 15% तो सेलेक्टर को दिया हुआ है, तो वो ये 15% वाले, यानी कि देखें, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये मजाक है। बुरा ना मनाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारा काम, जो राशिद ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, हमारा काम होता है कि जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करना, आपके समझ में आए ना आए, दैट्स योर प्रॉब्लम। हम तो वही चीज़ें कर रहे, कोशिश करते हैं। देखो दानिश, जब ये कैंप शुरू हो रहा था ना, तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम कैंप क्यों लगा रहे, क्यों ना एक छोटा सा टूर्नामेंट कराएं 4 टीमों का। क्वाड्रेंगुलर मैंने उसका नाम दिया था। मैंने उसके अंदर ड्रॉज बना लिए थे और ये आराम से इसमें अगर आप 4 टीमें खिलाते, ये सारे लड़के खप जाते जो परफॉर्मर्स थे। आपको सबको, अब ये जैसे राशिद कह रहा था कि उनको बुला के देख लेते, क्या देखना, क्या एक आदमी ने 100 आउट कर दिए, अब क्या उसको देखेंगे आप? और सर जिनको आपने बुलाया है उनसे ज्यादा विकेटें ली हैं उन्होंने, उसको देखना क्या होता है। हमारे पास एक दफ़ा एक सेलेक्टर आ गया था, मैं उनसे थोड़ा मैं अपसेट हो गया था उनकी बात में। मैंने कहा फला बॉलर को आपने क्यों नहीं खिलाया? यार उसका मतलब उसने आउट किए हुए थे 100, उसका हाथ गिर जाता है। मैंने कहा यार तुम खुद टेस्ट क्रिकेटर नहीं गिरता वो तो आउट भी नहीं कर रहा, तुम खुद टेस्ट क्रिकेटर हो, तुम ऐसी बात करो यार। कभी नटीनी को बॉल कराते देखा आपने, वो कॉलिन क्राफ्ट को देखा, मैक्स वॉकर को देखा, उन सबके हाथ किसी का इधर गिरता था उधर गिरता था, मगर वो अपने लिए दुनिया के रिकॉर्ड कर दिए उन्होंने। जब एक क्रिकेटर, यकीन करो दानिश, जब मैं टीवी पे सोशल मीडिया पे अपने क्रिकेटर्स को बातें करते सुनता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता कि इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। खुदाई कसम यकीन नहीं आता कि इतनी अजीब और गरीब बातें कर रहे होते हैं। ये बातें तो हर किसी के लिए की जा रही है, मतलब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं यार, एक लॉजिकल बात करें। मैंने उनको उस प्रोग्राम में ये बोला था कि हम 4 टीमों का क्वाड्रेंगुलर करा लेते और इसमें 7 मैच होंगे। 7 मैच का मतलब है 21 दिन, आप गैप डाल दें 25 दिन। 25 दिन का कैंप हो, उसी दिन में खप जाता है। उतने कैंप की जगह वो ये तो देखें, मैच खिलाकर देखते, लड़कों का टेम्परामेंट बनता, 1 करोड़ रुपया प्राइज मनी रख देते ताकि लड़के सीरियस खेलते। सर अगर आपने मैचेस खिला के परफॉर्मेंस लेकर टीम में सेलेक्ट करना है तो फिर कायदे आज़म ट्रॉफी में ही परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं उन्हीं को सेलेक्ट कर लेना। देखिए हमारे यहाँ क्या होता था, मेरे दौर में जब मैंने पहला मैच खेला था, जब मैंने आउट किए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जैसे ही सीजन शुरू हुआ, सारे लड़के जब काउंटी से वापस आए तो उन्होंने 3-4 रोजा मैच करा दिया। आइडियली यही होना चाहिए, बट हम सब खेले थे और उसके बाद सबको उन्होंने देख लिया।
अहमद, ये जो कॉल और फेल में तजाद है ना, हम कहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देंगे, यहाँ जो परफॉर्म करेगा उसको पिक करेंगे, फिर डेटा कैलकुलेट होगा और फिर वहाँ से टीम सेलेक्ट करेंगे। क्या ये सिर्फ बातें ही हैं एट द एंड ऑफ द डे? बिकॉज अगेन मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि ठीक है, आप 17 के स्क्वाड में किसी XYZ नए लड़के को शामिल ना करें एंड यू कैन गिव अ रीज़न कि वो तैयार नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस है, उसकी बैक में निगल है, या ये प्रॉब्लम है, या वो प्रॉब्लम है। वो लड़का विकेटें ले रहा है और वो कैंप तक में नहीं बुलाया जा रहा। डाटा जो है वो तो झूठ नहीं बोलता था, लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर डाटा भी झूठ बोलने लग गया। तो अगर झूठ बोल रहा है डाटा, तभी ऐसा हो रहा है ना कि जो कैंप के अंदर अभी ये लगाया गया है, जिनमें से लड़के पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें से जो टॉप परफॉर्मर बॉलर्स हैं, जिसका अभी हमने अपने नेटवर्क पे बताया, वो मिसिंग है। तो इसका में या दो चीजें आती हैं, या तो डाटा आपको झूठ बोल गया है, या तो आप अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठ का सिलसिला जारी नजर आ रहा है। और जब टीवी पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बातें की जाती हैं, वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। जब उसको अमली जामा देने की बारी आती है तो बिल्कुल बरअक्स उससे चीजें नजर आती हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं से, जितनी देर तक हम सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव की जो है ना, सर्वाइवल की ये जंग नजर आ रही है। चाहे टीम के अंदर तो प्लेयर्स का ये गुड लक है कि जो पीसीबी है उन्होंने प्लेयर्स नहीं डेवलप किए, जो कि हम बोलते हैं ओवर द इयर्स। खाली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पीछे से भी जो काम चलता आ रहा है, उस तरह का डोमेस्टिक में काम नहीं आया कि आपके प्लेयर्स लीडर्स प्रोड्यूस हो। इसलिए हम पीछे से बोल रहे थे कि आपको इन चीजों पे गौर करना है, ये चीजों पे आप फोकस कीजिए, इस पे टाइम लगाइए, ताकि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इम्प्रूव हो। लेकिन आपने और इतनी चीजों में लोगों को घुमा के रखा और इतनी चीजें कर दी। बाबर को कप्तानी से हटाया, कप्तानी से बना दिया, शाहीन को निकाला, शाहीन को वनडे का कप्तान बना दिया आपने। उसके बाद आप टेस्ट में से आपके प्लेयर्स को आप कहते हैं आए खेलें, वो कहते हैं नहीं हम टेस्ट खेलेंगे नहीं। उसके बाद आप शादाब को बगैर परफॉर्मेंस के लेके आते हैं, बाबर को चौथे नंबर पे खिलाते हैं, आप क्वालिफाई भी नहीं कर। फिर आप मिसालें देते हैं कि इंडिया से तो हम कभी भी नहीं जीते 75 से, हम फलाने से कब। भाईजान तो ये 2092 का वर्ल्ड कप था, वो कैसे जीते? फिर 2009 का वर्ल्ड कप था, वो कैसे जीते? फिर चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो जो अच्छी मिसालें हैं वो भी तो दे दें। और आपको हमने इसलिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो ऑफिशियल्स है क्रिकेटर्स, उनको इसलिए नहीं लेके आया कि आप पीछे 75 से कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या बन रहा है। आपको तो पाकिस्तान की क्रिकेट को टॉप पे लेके जाने का जो है ना असाइनमेंट दी गई है। आपने तो तकदीरें बदलनी है आके। आप तकदीरें ये बदलते हैं कि जब आप फेल हो जाते हैं एक और चेहरा ले जाते हैं, एक और फेल हो जाता है तो एक और चेहरा आ जाता है। सो मिल के जो है ना पागल बनाया जा रहा है क्रिकेटर्स की तरफ से, जो रखे हुए हैं उनको पहले अवाम पे, ठीक है, उसके बाद यही जो डिप्लोमेसी भी है, जिनको क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं है, उनको भी यही बातें करके समझाया बुझाया जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान का डिजास्टर आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम बड़ी, और फिर मिसालें देखें, यही मैं आपको बात करता हूँ, और वही हो रहा है। मिसालें दे रहे हैं, देखिए जी, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, वही टीम को हम आगे कैरी किए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, वही टीम हम आके कैरी की। उसके बाद देखें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई, इनको हमने हराया। खुदारा ना इस तरह की बातें करें, ये आप अवाम को तो बता सकते हैं। हम आपको हर सीरीज में बता रहे हैं कि टीमों के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर कोई एक प्लेयर उनका जेनमनी मेन प्लेयर नहीं खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो T20 हुई, एक प्लेयर भी नहीं था, वनडे के अंदर एक प्लेयर मौजूद नहीं था। इस दफा जो ऑस्ट्रेलिया आए 3 से 4 उनके प्लेयर थे, तितर बितर टीमें आपके पास आती हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जो पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाती रही है। लेकिन ये वजह हमने ये भी कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूट करती है। और यहाँ पर अहमद एग्जीक्यूशन का फर्क था ना अहमद, वो इन सीरीज में अपने प्लेयर्स डेवलप कर रहे थे, हम अपनी पूरी साइड खिलाकर जीत रहे थे, लेकिन वो फिर भी इवॉल्व कर रहे हैं और आप फिर भी वही हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। वाइंड अप कर देता हूँ, वो यही है कि ये इनको भी सूट करता है, क्योंकि इनको पता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ हमारा कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं जिसके कोई अच्छे प्लेयर खेल रहे हो। तो इसी वजह से ये बुलाते हैं इस तरह की टीमें। फिर देखें कि ये टीमें रैंकिंग में ऊपर होती हैं, तो जब आप इन डी टीमों से देखें, मैं हमेशा कहता हूँ जिसके 1-2 प्लेयर ना हो वो बी बन जाती है, जिसके 3-4 प्लेयर ना हो वो सी बन जाती है, जिसके 6-7 प्लेयर ना हो वो डी बन जाती है। तो ये डी टीम्स के अगेंस्ट बड़ी रैंकिंग के साथ खेल के अपनी रैंकिंग ऊपर करना चाहते हैं, और फिर ये आके एक दिन ये भी कहेंगे देखे जी हमें तो 7वें में मिली थी, हम 4थे पे ले गए। भाई मसला सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान टीम अच्छी टीम
टीमों के खिलाफ जीतना कब स्टार्ट करेगी। अब एक फर्क देख लें, जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ना, फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेशी लगा लें कि जो पिछले का मतलब 1-1.5 साल से खेल रही हो वही सेम प्लेयर, आपको तो वो भी व्हाइट वॉश करती है। तो खुदारा इसकी आके बातें दें, इसको आके बताएं अवाम को कि हाँ जी ये क्या हो रहा है। आप वो छोड़ें कि जिसके 8 प्लेयर नहीं है वो जीत गए वो हार गए। सो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ऑन तो करें यार दानिश, आके Absolutely. बताएं तो सही, इतना हाथ तो खड़ा करें आके। अगर हम यहाँ कुछ गलत करते हैं तो कहते हैं कि जी सॉरी हमसे माजरत हो, गलती हो गई। जियो पे जो हुआ हमने कहा जी माजरत गलती, ये आप भी कर देना आके, एक दफा आके माजरत कर दें, आके अपने जो पैसे आपको लाखों करोड़ों रुपया मिल रहे हैं आधे वापस कर दें। नहीं तो आपके हेड कोच ओन तो कर रहे हैं ना कि इंडिया इज माइल्स अपार्ट, वो आइलैंड से हार जाते हैं, बट हम में और इंडिया में माइल्स का फर्क है, तो वो तो दुनिया भर से बेहतर खेल रहे हैं, ये आपके हेड कोच कहते हैं। एनीवे राशिद भाई, मैं आपकी तरफ, आयरलैंड उन्हें हरा देता है, बस पाकिस्तान के साथ माइल्स का फर्क रह गया। वही कह रहा हूँ। बट राशिद भाई, आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा स्टैट्स कंपेयर कर लेता हूँ। व्हेन इट कम्स टू बैटर्स, आपको फिर भी बेहतर नाम नजर आते हैं, वो नाम नजर आते हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास सर्किट में परफॉर्म किया, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस जो कि इग्नोर होते आ रहे हैं। हियर आर द टॉप परफॉर्मर्स इन द फर्स्ट क्लास सर्किट इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सीज़न में। अजान ओवैस आपको टॉप पे नजर आएंगे, रिवॉर्ड भी किया गया था इनको, बांग्लादेश के लिए टीम में शामिल किया गया था। मोहम्मद अम्मार अभी तक आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन धड़ाधड़ रन स्कोर कर रहे हैं। अभी राशिद भाई भी इनका जिक्र कर रहे थे, 53 मैचेस में 2000 रन हैं इनके, 41 के एवरेज के साथ 3 सेंचुरीज और 14 50s इन्होंने स्कोर किए हैं। शामिल हुसैन सर्किट में आ गए हैं, पाकिस्तान टीम के आसपास नजर आ रहे हैं। हसन रजा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, वकार अहमद कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, अब्दुल्ला फजल को अब इंक्लूड कर दिया गया है। मोहम्मद अवेज ज़फ़र को भी रेड बॉल कैंप के लिए मदऊ किया गया था। मोहसिन रियाज शामिल नहीं थे कैंप में। साद बेग शामिल थे लेकिन वाइट बॉल कैंप में शामिल थे, रेड बॉल कैंप में शामिल नहीं थे। ऐसा लगता है कि किसी और की जगह बनाने की और बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, जब भी साद बेग को साइड लाइन कर दिया जाता है और रेड बॉल कैंप तक में नहीं बुलाया जाता। फिर रमीज़ अजीज़ हैं नंबर 10 पर। ये हैं वो बैटर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास परफॉर्म किया। और अगर हम रेड बॉल कैंप की तरफ देखें और बैटर्स का जिक्र करें तो जो आपको अजान अवैस नज़र आ जाएंगे इसके अंदर, अब्दुल्ला फजल नज़र आ जाएंगे, अवैस ज़फ़र नज़र आ जाएंगे, गाजी गौरी नज़र आएंगे आपको इसके अंदर, इमाम उल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, अमाद भट्ट, हमजा नज़र। बहुत बड़े लोगों को ताजुब हुआ कि ये कहाँ से आ गए थे, सऊद शकील, और फिर आपके बॉलर्स आ जाते हैं। तो राशिद भाई, यहाँ पर भी आपको कुछ नाम तो नज़र आएंगे, जैसे अजान अवैस हैं और अब्दुल्ला फजल हैं, जिनको परफॉर्मेंस की बेसिस पर, ये शामिल हुसैन को परफॉर्मेंस की बेसिस पर रिसेंटली शामिल किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं, मोहम्मद अम्मार जैसे, जो कि इस सेटअप में जगह बना सकते हैं अपनी, उनकी जगह बनती है। देखिए, ये कैटेगरी या जो इन्होंने बनाया है, वह ट्रैक बनाया है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे ए और बी, ये वनडे और टेस्ट वाले हैं। तो हमें इश्यूज क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो देखना चाहिए। मिडिल ऑर्डर है, हमने बहुत सारे प्लेस आजमाए, कुछ कामयाब हुए, कुछ ड्रॉप हो गए, कुछ तो नहीं लिया। अभी जो टेस्ट में हमारे मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं उसमें इश्यूज आए हुए हैं। अगर हम रिजवान टीम में होते हैं या नहीं होते, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, सऊद शकील है, इनकी रिप्लेसमेंट क्या बनाई है। तो इसीलिए मैं कहता कैंप में बुलाना चाहिए था अम्बार को, उसने रन किए हुए, यंग प्लेयर है, लेफ्ट बैट्समैन है, उसको होना चाहिए था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको होना चाहिए। अब दूसरा अवेज ज़फ़र है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये मिडिल ऑर्डर आपके अगर हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3 नंबर से लेके 5 नंबर 6 नंबर तक जो प्लेयर खेल सकते हैं, तो इनको लेना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की हमजा नज़र की, देखें इस साल उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, 10 मैचेस खेले हैं, और उसमें बैटिंग में इन्होंने 630 रन बनाए और 39 के इनकी एवरेज, एक इनिंग में इनके 175 नॉट आउट भी शामिल है। शायद इसको देखते हुए ऑलराउंडर है, शायद इसकी वजह से इनको लिया गया। इससे पिछले वाला सीजन बहुत खराब गया था, उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले थे, लेकिन 10 मैच खेल के 630 रन, नॉट बैड एक ऑलराउंडर के लिए। विकेट 26 लिए हैं उन्होंने। तो ऑफ स्पिनर हमारे पास अगर हम देखते हैं, साजिद खेल रहे हैं हमारे पास, तो साजिद की परफॉर्मेंस 2 साल में इतनी अच्छी शायद नहीं है, जो कि मैं आपको बता सकता हूं कि इन्होंने तकरीबन 6 विकेट लिए थे 25-26 के सीजन में, जो कि नाकाफी है 45 की एवरेज से। इस साल बांग्लादेश गए थे, 4 विकेट लिए 55 की एवरेज से। तो शायद उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए साजिद खान तो इनको प्रेफर किया गया है, शायद इनको वनडे में भी लेके आया जाए। तो शायद ये 15% जो दिमाग लगाया है, बाकी तो डेटा पे से, तो इस वजह से शायद इनको सिलेक्ट किया गया है, इनको देखा गया है।
और मुझे लगता है आगे वनडे वगैरह में इनको चांस दिया जाएगा। कौन डेटा पे था और कौन अपने दिमाग से सेलेक्ट हुआ है ये तो अब सिलेक्शन कमेटी जानती है जी। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए चीज़ें बना दी जाती हैं और इसलिए दानिश में जो मैचेस के लिए कह रहा हूँ ना एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ, फिर हम इस पर ना तफसील से बात करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा। इस बैटिंग सेटअप पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए टॉप 5-6 बैटर्स कौन होंगे, कुछ प्लेयर्स भी जाने भी वाले हैं, उनको कौन रिप्लेस करेगा और आइडियल कैंडिडेट्स कौन हैं। करते हैं बात, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ब्रेक पे जाने से पहले हम कॉलर फेल पे तजाद की बात कर रहे थे कि बात डेटा पे सिलेक्शन की जाती है और इवन कैंप में जिन लड़कों को बुलाया जाता है उनमें टॉप परफॉर्मर्स हमें नज़र नहीं आते हैं। कुछ ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन ऐसे परफॉर्मर्स जो कंसिस्टेंटली ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम को लीड कर रहे हैं वो मिसिंग नज़र आते हैं। तो सिक्कू भाई दोनों लिस्टें आपने देख ली कि फ़र्स्ट क्लास में कौन टॉप 10 प्लेयर्स थे, कैंप में कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं, कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगा कि कैंप में होने चाहिए थे, भले आप उनको अभी सेलेक्ट नहीं करते, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, भले आप उनको सेलेक्ट नहीं करते लेकिन कैंप में बुलाकर आप उनको एक उम्मीद तो देते कि जी आप हमारी नज़रों में हैं, वी आर वॉचिंग यू। दानिश मैं इतने लंबे कैंपों को नहीं मानता। अब मेरी मैं है ही नहीं। ठीक है, नहीं मानते आप भाई, मैं ये चाहता हूं कि वो लड़कों को खुलाकर आप जो 15% है ना आपका, वो 15% वहाँ बैठ के देखें। हमने गौरी को बैटिंग करते देखा, हमने गौरी हो रहा था, क्या करता है वो, स्वीपें, तो ही इज अ स्वीपर, मतलब वो तो स्वीपर मारता रहता है। तो वो अब आपको नजर आ गया ना, आप जो हमने प्रैक्टिकली देख लिया उसको खेलते हुए, ही इज नॉट अ क्लासी बैट्समैन कि यहाँ से यूं खेल रहा हो, कोई ऐसी शॉट्स मैंने पूरा उसके बैठ के देखा कि आखिर है क्या जो इतना पसंद है हमारे एक सेलेक्टर को। तो मैंने देख लिया वो स्वीपें मारता है या ऑन साइड पे मारता है, दैट्स ऑल। तो आपको प्रॉपर बैट्समैन देखने के लिए मैचेस कराने होते हैं। जो मैं आपको अपनी बात कर रहा था कि जब पहला मैच मैं खेला था पाकिस्तान 1976 में, पूरी पाकिस्तान की साइड थी, उसके बाद जो जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वो खेले थे, सब ने बैठ के देखा, वहाँ खान साहब भी थे, आसिफ इकबाल भी था, मुश्ताक, सब ने देखा कौन क्या है, एंड देन दे डिसाइडेड कि अच्छा है या नहीं। हम तो पता नहीं कैंप लगा लेते हैं और आपने तो लिस्ट बता दी, आधे से ज़्यादा तो लड़के हैं ही नहीं। और ये अभी किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ऊपर वालों को खुश करने के लिए बात होती है। तो क्या हो रहा है कि जो हमने जो है 60 लोगों का कैंप लगा दिया, हम अमेरिका भेज रहे हैं स्ट्राइक फोर्स बनाने के लिए। यार खुदा के खौफ करो, अमेरिका कौन भेजता है क्रिकेटर्स को यार, वो सारे तो यही खेल रहे होंगे बेसबॉल शॉट्स, वो क्या होगा। अभी मैंने उनको लड़कियों को वो इमरान फरहत जो है वो कोचिंग कर रहा था, तो मैंने उसकी क्लिप देखी, वो यही करा रहा था, यूं गेंद फेंक रहा था और लड़कियों को बोल रहा था मिड विकेट मारो। भाई क्रिकेट खिलाओ यार उनको जो प्रॉपर, इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए, देखना चाहिए क्या होना चाहिए। जो मैंने बात की कि ये इतना लंबा टाइम था हमारे पास, आराम से इस पर टूर्नामेंट हो जाता। आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम खेलते थे, तो हम कई जगह पे मैचेस खेलने गए थे, तो 12-1 बजे तक मैच होता था, उसके बाद गर्मी की शिद्दत होती थी तो रुक जाते थे, फिर 4 बजे के बाद दोबारा शुरू होता। अब तो लाइटें लग गई हैं, गेंद पिंक बॉल आ गए हैं, सब कुछ हो गया क्रिकेट में। आपने मैच कराने थे, ये बिल्कुल आपने टाइम ज़ाया कर दिया। वो जैसे कहा गया हमने सिर्फ दिखाने के लिए किया है। चले से चिकू भाई को तो अहमद लगता है कि हमने टाइम ज़ाया किया है, बट आपकी नज़र में कैंप में अगर किसी एक नए क्रिकेटर को इनवाइट किया जाता है और उसको ये उम्मीद नज़र आती है, ये होप नज़र आती है कि जी आई एम अंडर कंसिडरेशन, दैट इज़ अ प्रीटी गुड रिवॉर्ड। द रिवॉर्ड फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली द बिगेस्ट, बट ये रिवॉर्ड भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है एक नए प्लेयर के लिए। तो आई थिंक कुछ प्लेयर्स को रिवॉर्ड किया जाना ज़रूरी है, एटलीस्ट कैंप में तो बुलाया जाना ज़रूरी है। अहमद दानिश भाई, इसमें देखिए कि एक चीज तो समझ लें कि कैंप जब भी लगते हैं वो फायदा लेके आते हैं, क्योंकि आप एक जोन में चले जाते हैं, आपकी फिटनेस में भी काम हो रहा होता है, आप सारे प्लेयर्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, आपकी टीम यूनिटी में भी बेटरमेंट आती है, आपके जो चीज आपको लग रहा होता है नॉर्मल जिंदगी के अंदर आपके पास उस पर काम नहीं कर सकते हैं, आप उस पर करते हैं। लेकिन कैंप में फिर आप देखें ना किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी जो आपने बॉलर्स और बैटर्स भिजवाए हैं उनमें से जो परफॉर्मर्स थे डाटा वो भी मिस कर गए यार। मैं तो ये हैरान, ये बात है जो करने वाली है। नहीं तो जितनी नीचे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस चली गई है, क्योंकि फिटनेस का कोई, अगर ये कैंप नहीं लगेंगे, यहाँ पे फिटनेस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे फिटनेस बेटर नहीं होगी, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे ऊपर आएगी? आप मुझे बताइए, फिटनेस कैसे बेटर होगी? घर बैठे हुए तो नहीं बेटर हो सकती है। फिर आप देखिए कैंप का एटमोसफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनने में यही आ रहा है कि कोई प्लेयर जिसका दिल करता है वो चला जाता है, कोई प्लेयर दुबई चला जाता है, कोई प्लेयर पेशावर चला जाता है, कोई प्लेयर इस्लामाबाद चला जाता है। जब दिल करता है वो कैंप ज्वाइन कर लेते हैं, कब कहते हैं कि इंजर्ड हैं, कभी वो फिट हो जाते हैं।
तो ये तमाम जो न्यूज है ये इनके कैंप से बिल्कुल आ रही हैं। और फिर देखें कैंप कंडक्ट कौन कर रहा है, वहां पे कौन से इस तरह के बड़े ब्रेडमैन हैं जो बैटिंग सिखा रहे हैं, बॉलिंग सिखा रहे हैं लोगों को। क्या ये वही लोग नहीं हैं जो 10-10 15-15 साल से किसी न किसी पोजीशन के अंदर मंसलिक हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ? क्या उन्होंने कोई इस तरह के प्लेयर्स ऑलरेडी प्रोड्यूस करके दिखा दिए हैं पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान को नंबर 1 पे ले गए हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। तो वही जो बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं और उसके बाद जो प्लेयर्स का डेब्यू भी होता है, इवन दो वो परफॉर्मर भी होते हैं सच एज शामिल हुसैन, उसका हेड तक तो ठीक नहीं करा सकते। और आपके T20 के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, जो वनडे में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी टेक्निकल थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से इश्यूज हैं जो कि किसी को टीवी पे बैठ के भी नजर आ सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करा रहे। और फिर दूसरी एक और बात बता दूं आपको दानिश, आप प्लेयर से पता भी कर लीजिए, इवन क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि 1 by 1 बुला के क्रिकेट प्लेयर से पता कर ले। वो इन कोचिंग स्टाफ वगैरह से खुश है ही नहीं। वो ये मानते हैं कि ये हमें ठीक नहीं सिखाते हैं। वो कहते हैं कि यार नई चीजें उस तरह की नहीं है, दुनिया कहाँ से, आप हमें क्या करवा रहे हैं और इस कैंप से क्या फायदा हो जाएगा। और पाकिस्तान में पैसे ही कितने, मतलब कि 7.5 लाख रुपया आपने एक डोमेस्टिक के मैच की फीस भी कर दी। इस चक्रों में अभी तक यही नारा नजर आ रहा है कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट में तो पैसे ही नहीं है। तो जब तक आप नेशनलिज्म नहीं लेके आएंगे, जब तक आप वो सितारे से प्यार नहीं लेके आएंगे, जब वो सबस झंडे को उसको महसूस नहीं करेंगे ग्राउंड में उतरने से पहले, और इसको प्रिविलेज फील नहीं करेंगे कि कितनी बड़ा ऑनर है जब आप अपने मुल्क का सितारा और सब झंडे को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जब इसको नहीं आप खुद समझ रहे तो आपको अरबों रुपया भी दे दिया जाए तो इंसानी खसलत है कि आप 2 अरब की तरफ जाएंगे। तो ये नेशनलिज्म है जिसको बढ़ाना था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है, आप देखेंगे कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नेशनलिज्म एक जो बाकी चीज जिसको बढ़ानी रह गई थी वो भी गिरता हुआ नजर आएगा आपको, अल्लाह ना करे। मैं एक चीज़ के बता दूं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मैं जब टीम के साथ था तो ये जो बात कर रहे हैं ना नेशनलिज्म की, झंडे की, पाकिस्तान की, ये वो हमने एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई था उनको बुलाया था। तो उसने ये कहा कि जी मैं इनको दिखाऊंगा जिना फिल्म दिखाऊंगा कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान, ये इसने बड़ा लंबा लेक्चर दिया। सब आए बैठे, लाइट बुझी, फिल्म शुरू हुई। आधे घंटे के बाद मुदस्सिर नज़र कोच था खड़ा, उसने लाइट जलाई, आधे लड़के सो रहे थे, सब सो रहे थे। ये होता है। तो ये कैंपों के अंदर ये जो कहना कि यूनिटी बढ़ जाती है, ये सबसे ज़्यादा तो ग्रुपिंग हमारी पाकिस्तान टीम में 5-5 ग्रुप बने हुए होते हैं। एक आसिम कमाल ने मुझे बताया कि उसको कह दिया गया था, उस ज़माने में वो बड़ा रन्स वंस कर रहा था, वो कहता है मुझसे कह रहे हैं सर आपको फील्डिंग ही नहीं करने आती। उसको कैंप में बुलाया, बोला ये तो फील्डर ही नहीं है, इसको कहते मुझे अलग कर दिया, मुझे बैटिंग ही नहीं देते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैच कराओ, देखो उनको बैठ के, उनको बताओ कि ये मैच है, आपने अगर पाकिस्तान से खेलना है तो ये आपने इसमें परफॉर्म करके दिखाओ। इसलिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पर जो कोचेज हैं नहीं, वहाँ के तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कोचेज के पास वही कोचेज हैं, उनकी नौकरी चल रही है, वो चाहते हैं कैंप लगे रहे इसलिए कि उनकी नौकरी चल रही है। मैं बताता हूँ उसको, मैं ना इसमें ये भी एक 2 थॉट्स थे। वो ये थे कि एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया का आपका प्लान हो गया था, ये तमाम प्लेयर जो थे ये अमेरिका की तरफ जा रहे थे। अमेरिका की एग्रीमेंट मिल गई हुई थी, अभी तो थोड़े से प्लेयर्स भेजे हैं ना तमाम। उसके बाद इसको रुकवाया गया कि यार मेरा तो काम ही, और ये जो प्लेयर डेवलपमेंट का नारा है ना, ये सबसे बड़ा नारा होता है किसी भी शख्स के लिए टाइम बाय करने के लिए, याद रखें। क्योंकि वो प्लेयर डेवलपमेंट की बात करके अपने लिए 4 साल ले लेता है, ठीक है, और उसको पता है कि 4 साल तक मैंने तो रहना कोई नहीं है। उसके बाद जब मुझे निकाल दिया जाएगा और हम कहेंगे कि देखें जी मैं तो एक निजाम सेट करके चला गया था, तमाम चीजें मैंने कर दी थी, पाकिस्तान का फ्यूचर वाज इन अ वेरी वेरी सेफ हैंड, लेकिन एंड टाइम पे मुझे निकाल दिया। और देखें ये तितर बितर, ये शाहजेब, ये कीपर की जो आप बात कर रहे हैं, गाजी, ये शामिल, ये फला, ये तमाम प्लेयर जो है ना इनके कॉन्फिडेंस के साथ खेला गया। हालांकि कॉन्फिडेंस के साथ तो ये करंट मैनेजमेंट जो है, जो प्लेयर्स की खेल रही है, जो आके सेंचुरियां करते हैं, कामरान गुलाम जैसे प्लेयर उनको निकाल दिया जाता है, हसन नवाज जैसे प्लेयर उनको निकाल दिया जाता है, मोहम्मद हारिस का नंबर चेंज कर दिया जाता है, बाबर आजम को 4थे नंबर पे ले गया जाता है, अबरार को वर्ल्ड कपों से बाहर करके शहजाब को खिलाया जाता है, सुफियान मुकीम जो इतना जबरदस्त परफॉर्मर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की दर्जनों मिसालें जो है, 1000 लड़के ने उसने परफॉर्म किया, 1000 स्कोर किया, विकेट कीपर ने उसको नहीं लेके जाया जाता, रुहेल नजीर को छोड़ के गाजी गौरी को प्रेफर किया जाता है। तो ये है सारी ज्यादतियां करने वाली। मैं तो हैरान हूं कि अच्छी
बात यह है कि जाहिर बात है प्रेशर पड़ा हुआ है तो आकिब जावेद साहब को बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन आकिब जावेद साहब से जो सवाल भी हो रहे हैं ना वो बड़ी हाफ बॉलियों वाले हो रहे हैं। अगर पूरा काम किसी ने किया और पिछले 2 सालों के सवाल इकट्ठे करके रखे हो ना और सिर्फ वही सवाल, तो फिर मजा आएगा इस मैच का। अभी तक तो ये मैच यही लग रहा है जी 75 से लेके अभी तक हम इंडिया से नहीं जीते, फलाने से लेके टिमकाने। मुकीम रेडी नहीं था, मतलब एक सीरीज के अंदर सुफियान मुकीम रेडी नहीं है, 2 सीरीज बाद सुफियान मुकीम रेडी हो गया और फिर उसने टॉप कर दिया यहाँ पे जो है ना पीएसएल के फिर ये भी कह रहे हैं कि सिवाय एक 92 के वर्ल्ड कप के हमने वर्ल्ड कप में परफॉर्म ही कहाँ किया है, तो इसका मतलब हम आगे भी नहीं करेंगे। तो जरा नहीं 9 का वर्ल्ड कप जीते हैं ना यार दानिश भाई, 9 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं, हमने किसी को पास नहीं आने दिया यार। हमारी यहाँ परफॉर्मेंसेस तो देखें जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, जो बाकी टीम की कोर थी, आप देखें वन साइडेड मैच हराते रहे यार। फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट वो आपको देखने को मिलता स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट को काफ़ी डैमेज हुआ। बट अब अनफॉर्चुनेटली वही किरदार हमें पीसीबी में इंटरव्यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। राशिद लतीफ़ साहब, ये रोहिल नज़ीर के साथ भी बड़ी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, बिकॉज दौरे बांग्लादेश में वो गाजी गौरी के साथ सेकंड फिडल खेल रहे थे। एक आध मैच में हमने गाजी गौरी को बाहर होने पर रोहिल नज़ीर को भी ग्लव्स हाथ में पकड़े देखा। अब रोहिल नज़ीर बाहर हो जाते हैं बगैर खेले। इस किस्म की ज़्यादतियाँ हमने बहुत देखी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और इसी तरह फिर डी ट्रैक हो जाता है टैलेंट आपका। राशिद भाई देखिए, रोहिल जब कैप्टन थे पाकिस्तान अंडर 19 के, हैदर अली और ये साथ ही खेले, काफी टाइम हो गया इसको, 7-8 साल हो गए। मैं ये समझता हूँ ये कि अगर कि इनको खिलाना होता ना, ये बहुत पहले खेल चुके होते। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ कि रिजवान की फॉर्म अच्छी ना हो या सरफराज जब हटे थे तो उस वक्त एक मौका था, यहाँ पे खेल सकते थे। फिर इनको मजबूरी के तहत लेके आया जाता कंकशन रूल के ऊपर के एक विकेट कीपर और चाहिए, क्योंकि पहले रिजवान और सरफराज होते थे, फिर सरफराज हट गए तो फिर उसके बाद ये आ गए, तो इनको फिल किया जाता है। लेकिन अब गाजी गौरी आ गए, फिर भी यही सेकंड कीपर है। मेरे ख्याल से पहला जो चांस मिलना चाहिए था वो रोहिल नज़ीर को मिलना चाहिए था। एक चीज है कि देखिए, साइको हम प्लेयर को खुद ही बना देते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए तो एक यही चांस है ना उनका, तो जिंदगी भर इनके अंदर गेप वो रह जाएगा कि यार मुझसे बाद में आने वाले कितने विकेट कीपर इंटरनेशनल के, इंटरनेशनल तो खेले हुए लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेल गए। तो यही चीज सारी जिंदगी का एक रोग किसी प्लेयर के ऊपर रह जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यही चीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल रखना चाहिए। विकेट कीपर स्पेशली, हम लोग तो हमेशा बैक स्टॉपर ही खिलाते हुए आए ना, वाइट बॉल। राशिद भाई, जो बैटिंग कर रहे, आपको लगता है कि जिस तरह रोहिल नज़ीर के साथ किया गया वही अब साद बेग के साथ किया जा रहा है? हालांकि साद बेग बड़े रन कर रहे हैं और एज अ कैप्टन आपने इन पे मेहनत की है, इन्वेस्ट किया है। रोहिल नज़ीर के साथ भी आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी एज अ कैप्टन उसको बनाने के लिए। देखिए, अब कॉम्पिटिटर जो है ना वो परफॉर्मर भी है। अगर गाजी गौरी की बात कर रहे हैं और वो जो भी सिलेक्शन कमेटी है वो परफेक्ट कर रही है उनको, तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, क्या नाम है इसको, साथ को। लेकिन इसमें गौरी को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर वो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेलते हैं, परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद ही वो सरवाइव कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता यहाँ पे। अगर आप वो फ्रैक्चर सपोर्ट भी करते हैं लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। तो साथ के पास अभी मेरे ख्याल से टाइम है। एक सीजन में अच्छा परफॉर्म किया उसने, वनडे में भी और T20 में भी बेहतर खेल रहा है। कराची किंग्स से खेले थे वो, फर्स्ट क्लास में उन्होंने 1000 रन किए। KRL चैंपियन हुई है वनडे की। शाहजेब और साथ दोनों का अहम किरदार था चैंपियन कराने का। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस ना देखे, उनकी टीम ने कहाँ पे फिनिश किया है वो भी देखना चाहिए। तो साथ जरूर रखना चाहिए। मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल में कहीं ना कहीं वो साथ जरूर रखेंगे, लेकिन विकेट कीपर की दौर में बहुत सारी गलतियां पहले भी हो चुकी हैं। उस्मान खान बहुत अरसा खेले, आखिर में परफॉर्म करना शुरू किया उन्होंने। साहबजादा फरहान को भी एक मौके पे अपने सेकंड कीपर ट्राई किया। हम हो चुके हैं हारिस को, हारिस से हमने करारी, नाफे, तो बहुत ब्लंडर्स हम कर चुके हैं। जो ग्लव्स पहन लेता है उसको हम कीपर समझते हैं, जो कीपर है उसको हम खिलाते नहीं। यार देखो, एक और चीज़, कीपर में आपने इस सीजन में देखा कि सरफराज ने कीपिंग की है, यानी कि हद हो गई है कि एक सेलेक्टर है, एक कोच है, वो खुद कीपिंग कर रहा है और साथ बेग को उन्होंने फील्डिंग कराई।
ये बाद में मतलब ये कि खबर बाद ये में दी आकर गई कहा कि जी वो fit नहीं इंजर्ड था। थे, फलां थे, और 2 साल वो बाहर बैठा रहा है सरफराज, किसी नए बच्चे को आने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा विकेट कीपर को नुकसान जो है सरफराज अहमद ने पहुंचाया, कि वो जो बाहर बैठा रहा था, कंकशन रूल, हमने बुलाया पीसीबी वालों को तो उन्होंने कहा कि जी वो तो कंकशन रूल है तो उसको रखना इसी जरूरी है। तरह राशिद भाई जब रोहिल नज़ीर की बात कर रहे थे कि सरफराज की जाने के बाद मोहम्मद रिजवान आए, उस वक्त रोहिल नज़ीर को ट्राई किया जा सकता था, तो सरफराज के पीछे मोहम्मद रिजवान बैठे हुए थे, और फिर जब मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे उनके पीछे सरफराज बैठे हुए थे। दोनों बैठे रहे तो किसी नए बच्चे को उस मौका तरह ही नहीं दिया। मौका नहीं दिया गया, जिस तरह इस वक्त टॉप फर्स्ट क्लास परफॉर्मर्स को इग्नोर किया जा रहा है, या फिर मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको सही तरह ग्रूम नहीं किया जा रहा, या फिर मोटिवेट नहीं किया जा रहा रेड बॉल कैंप में बुलाकर। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि फिर आपको आपके फ्यूचर को फुल प्रूफ बनाने से रोकती हैं। आज काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस किए। लेट्स होप जो 17 रुकनी स्क्वाड आए उसमें बेहतरीन परफॉर्मर्स मौजूद हों, ना कि वो नाम जो कि हमारी सिलेक्शन कमेटी को अच्छे लगते हैं। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया 15% आपका, वाले। सिकंदर बख्श साहब आपको बहुत शुक्रिया, अहमद शहजाद आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।